नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा है, लेकिन आम व्यक्ति के लिए सरल हैं, सहज हैं, आम व्यक्ति हैं, जो कद्दावर नेता हैं लेकिन मां नर्मदा के सेवक हैं, जो ओजस्वी वक्ता हैं, साथ ही उच्च स्तर के उत्कृष्ट लेखक भी हैं, अध्यात्म में रमे हुए हैं, बसे हुए हैं। उनके रहन सहन, खान पीन में सब देसीपन है। जी हाँ, आप सही पहचाने हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी नमस्कार। सर, आप 66 साल के हो चुके हैं। आने वाले समय में आपका जन्मदिन भी है, 67 में प्रवेश कर जाएंगे। आपका जो फक्कड़पन है ये कितने बरस का हुआ है? नहीं, ये तो मुझे अपने दादाजी से मिला, लेकिन इसमें और अगर 4 चांद लगे तो मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावसी जी के सत्संग का परिणाम है, जिसके कारण वो चीज़ें बढ़ती गई। बाकी सबके साथ होता है कि पहले कुछ कमियां होती हैं, लेकिन पद और प्रतिष्ठा के बाद वो बढ़ती जाती हैं। मैं भाग्यशाली था, छात्र जीवन में जो मेरी कमजोरियां थीं वो सत्संग के बाद घटती गई। तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्य की बात है कि गुरु कृपा हो, पुरखों की पुण्याई हो, तो ये रास्ता आसान हो जाता है। तो फक्कड़पन तो हमें खानदानी मिला, लेकिन निखार मिला गुरुदेव से। और इस फक्कड़पन को 50-60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जब चाहे वो लोकसभा का तस्वीर हो या फिर मध्य प्रदेश विधानसभा की हो, जो नए नवेले विधायक हैं उनकी जो ऊर्जा है वो कहीं ये नज़र नहीं आता कि जब लोकसभा में या विधानसभा में प्रहलाद पटेल जी बोल रहे हैं तो उनकी ऊर्जा कुछ कम आंक सके हम। ये जो ऊर्जा है ये 65-66 साल में भी कहाँ से इसका संचार होता है? क्या ये फक्कड़पन के से ही आया है, देसीपन से आया है? इसको बरकरार कैसे रखा है आपने? मुझे लगता है फक्कड़पन की परिभाषा ही यही है जी, कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से भागें। हमारे जो आराध्य प्रभु श्री वावसी जी थे वो भी फक्कड़ई बाबा कहलाते थे शुरू में। तो वो कहते थे कि फक्कड़पन का मतलब है कि दुनिया की चिंता करो, लेकिन अपनी चिंता पे अपने ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है। जो घटना है वो घटेगा। ईश्वर ने जिस बात के लिए आपको निमित्त बनाया, आप उस बात के लिए आगे बढ़िए। आध्यात्म की ताकत भी यही होती है। गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा उसी आध्यात्मिकता का परिणाम है। आप जब अपने पुरखों का स्मरण करते हैं तो परंपराओं को आप रक्त के कण के साथ अपने भीतर प्रवाहित करते हैं। आपको उस मर्यादा और परंपरा के साथ जीना है, ये किसी और से सीखने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए ऊर्जा घटने का जहाँ तक सवाल है, यदि आप कोई उसके विपरीत कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। अन्यथा आपको जो पुरखों ने दिया है, अगर उसके परंपरा के साथ चल रहे हो और अगर कोई नया आपको और ऊर्जा मिल जाती है तो स्वाभाविक ऊर्जा बढ़ेगी। घटना क्यों चाहिए? उम्र का सवाल नहीं है। सवाल है कि आप किसी भी उम्र में हो, लेकिन किस बात को लेकर निराश? अगर ये प्रश्न अपने आप से करेंगे तो निराशा रहेगी नहीं। दिलचस्पी बढ़ जाती है। दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? खान पान क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? नहीं, खान पान में हम साधारण हैं, लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। जब मेरे गुरुदेव की समाधि हुई तो 5 साल से मैंने गेहूं और शक्कर भी छोड़ दी। पहले बहुत मीठा खाता था, गेहूं शक्कर नहीं लेता हूँ, तो उस कारण से चीज़ें और भी कम होती गई। तो मुझे लगता है जब आप बाहर नहीं खाएंगे, बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, व्यसन नहीं करेंगे, अवक्ष नहीं खाएंगे, तो स्वाभाविक है कि ना तो आपके खर्चे होंगे और ना आपके रोग व्याधि होंगे। दोनों चीज़ों से आप मुक्त हैं। तो मुझे लगता है कि इसका खान पान का असर तो होता है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जो आध्यात्मिक परंपराओं में इसके संयम की बात कही गई है, इसका पालन करना चाहिए। संयम आपने तस्वीरों में भी रखा है। तस्वीरों में ये कि प्रहलाद जी सुबह घूमने जाते हैं या योग करते हैं, ये तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, रोज देखने को नहीं मिलती। मैं शाम को पैदल चलता हूँ। सुबह जो पूजा पाठ और ध्यान करता हूँ वो अलग है, लेकिन मैं शाम को घूमता हूँ, या जहाँ पर भी परिश्रम का मौका मिलता है, चाहे वो श्रमदान करने का मौका हो, चाहे पैदल चलने का मौका हो, चाहे बाकी चीज़ें करने का हो, मेरी प्राथमिकता एक ज़रूर है कि शरीर स्वस्थ रहे। शरीर जब तक चलेगा तब तक आप दूसरे की मदद कर पाएंगे। शरीर आपका नहीं चलेगा तो कोई आपकी मदद करेगा। आप भगवान से क्या मांगते हो? जो पैसा मांगते हैं वो पैसा मांगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन मैं भगवान से मानता हूँ कि जब तक मैं स्वस्थ रहूँ तब तक जितना काम हो सकता है शरीर से कराना चाहिए। आज मैं चुनौती देखता हूँ कि नई पीढ़ी में श्रम का काम, जहाँ मेहनत का काम होगा उससे वो बचता है। अब उसको बौद्धिक श्रम में आनंद आता है या वो लिखा पढ़ी की बातें देखेगा, लेकिन अगर उससे आप फिजिकल किसी उसकी बात करो तो वो उसको मानेगा दोम दर्जे का काम है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है। आप श्रम विभाग पे चर्चा करेंगे, लेकिन आपने चर्चा छेड़ दी श्रम की और युवाओं की। अपील क्या करेंगे आप आज के युवा से, वो कहाँ कहाँ भागीदारी करे, श्रम को कैसे जोड़ सकता है? मैं उससे 2-3 बातें कहूँगा कि पहली चीज़ तो जो परिस्थितियाँ हम लोगों ने देखी, हमारी पीढ़ी भाग्यशाली है। हमने बहुत निकट से परिवर्तनों को देखा है। हम पिछले 30 साल का ही आकलन करें तो जलवायु के जो परिवर्तन है, तापमान का जो बढ़ोतरी है, या वायुमंडल में जो वायु की शुद्धता होनी चाहिए, ये चुनौती हो, पानी की शुद्धि, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान नहीं बना सकता और तीनों में हम गिरावट देख रहे हैं। तो आने वाला समय तो और भी ज़्यादा तापमान वाला होगा, लेकिन हमारा नौजवान, उसको सुविधा मिली हुई है कि वो एसी में से बाहर निकलता है, बाकी चीज़ें होती है। शरीर को अगर आप प्रतिकूल परिस्थिति के से लड़ने के लायक नहीं बनाओगे तो स्वाभाविक है कि आपको कष्ट होना है। इसलिए मेरा पहला आग्रह तो यही होगा कि स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ जल चाहिए, स्वस्थ वायु चाहिए। और वायु के लिए उसे कुछ उपक्रम करना पड़ेगा, लेकिन वो करने के प्रति कितना गंभीर है ये बातें देखनी पड़ेंगी। पानी, हम जब देश आज़ाद हुआ था, बहुत पीछे ना जाए तो 40 करोड़ था, लेकिन आज 140 करोड़ है। तो ऐसी स्थिति में पानी को आप लेकर कहाँ से आएंगे? पानी तो उतना ही है, लेकिन इनके प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो ज़रूरी है। और इन दोनों काम के लिए श्रम चाहिए, आप यंत्र से नहीं कर सकते। पिछली शताब्दी में विचार प्रभावित करता था समाज को, लेकिन अब तकनीक प्रभावित कर रही है। तो तकनीक प्रभावित करे, विचार के साथ उसका समन्वय हो, लेकिन तकनीक हम पर इतनी हावी हो जाए, क्योंकि माध्यम तो शरीर ही रहेगा ना। ये बात नौजवान को भूलनी नहीं चाहिए। नशा कारण हो, उसका खालीपन उसका कारण हो, उसका आलस्य उसका कारण हो, जो भी कारण हो, मैं उस कारण बन ही जाता। लेकिन मैं उससे आवाहन नहीं करूँगा, शरीर को मजबूत बनाने के बारे में सोचो। बाकी दुनिया की चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, आप भाग्यशाली हैं, आपको तकनीक मिली हुई है। जो चीज़ें हम लोग 6-6 घंटे पढ़ के करते थे, वो 1 सेकंड में गूगल में देख लेते हैं। तो इतना तो फ़र्क है ही उनके साथ। लेकिन मैं चाहूँगा कि ईश्वर उनको सामर्थ्य दे कि स्वस्थ और ताकतवर शरीर अगर उनका होगा तो आने वाली पीढ़ी का ध्यान रख पाएंगे। आपका नींव पर बड़ा जोर रहा है, नींव मजबूत होना चाहिए, और तकनीक और विचार की बात कर ही रहे हैं कि इनकी भी नींव मजबूत हो। हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम 2026 में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन की आप जो नींव रख रहे हैं, उसमें विचार, उसमें तकनीक आप सोच रहे हैं कि अगले 50 साल यानी 2076 की, आज के भवन 2026 के 2056 में ये किस तरह के भवन हैं, और 2056 जैसा इन भवनों में रहेगा क्या? राकेश जी, 25 साल, मैं 50-100 साल की बातें नहीं कर रहा हूँ। 25 साल का स्मरण आपको भी होगा। 25 साल पहले हमारे गांव में कितनी ज़मीन थी? हमें ज़मीन का कोई संकट नहीं था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज हमारे पशुधन को खड़े होने की जगह नहीं है। पट्टे बट्टे, जो भी बट्टा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सार्वजनिक स्थान में अगर मध्य प्रदेश में ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम के स्कूल चले गए, CM राज स्कूल, लेकिन ज़मीन नहीं है तो वापस आ गए। आपका कोई भी ग्रामीण भवन 2 मंजिला नहीं बन सकता, आपने कभी सोचा ही नहीं। अब आप ज़मीन के विस्तार के बारे में छोड़ दो, क्योंकि आपके पास ज़मीन नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो फिर आपको मॉडल बदलना पड़ेगा। तो मैंने वही तो किया है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया। मैं भविष्य देख रहा हूँ कि आने वाले 25 साल में गाँव में जगह नहीं बचेगी। तो जो सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें हैं उनको कम से कम रोक दीजिए। अगर मैंने सामुदायिक भवन दिया है तो विश्वास करिए, मेरे मन में ये था कि कम से कम उतनी सार्वजनिक जगह घिर जाएगी तो आने वाली पीढ़ी के काम आएगी। तो आपको ये तय करना पड़ेगा। वृक्ष के लगाने की जगह नहीं बची, खेलने के मैदान नहीं बचे, आपके पास में गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, पार्किंग की जगह आपके पास में नहीं है, आप उसी जगह पर होटल की ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हैं। आपको शौचालय चाहिए, वो स्वच्छ नहीं है या बने नहीं है, कैसे हो सकता है? गरीब आदमी के लिए सरकार ने तय किया कि स्कूल में शादी नहीं हो सकती, तो गरीब आदमी, मध्यवर्गीय आदमी कहाँ जाएगा? हर आदमी तो नहीं जाएगा ना होटल में।
तो उसके लिए तो गांव में कोई प्रबंध करो। जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं पंचायत की, तो आपको ये सब बातें विचार करना पड़ेंगी। आत्मनिर्भरता में मुझे अगर कोई ज़रूरत होगी तो मेरे पास ज़मीन है कि नहीं, मेरे पास संसाधन है कि नहीं, जो मैं गांव में पैदा कर रहा हूं क्या वो मेरे गांव के उपयोग के लिए पर्याप्त है। जो पहले कम था, जो नहीं होता, उसको तो बाजार से लाओ, लेकिन जो हो रहा है आप उसको भी बाजार से लेके आ रहे हो। एक तरफ दूध बेचने वाला जा रहा है गांव से और दूसरा पैकेट वाला दूध शहर से लेके घर में आ रहा है। हमने कभी सोचा नहीं कि जो ज़रूरत की चीज़ें गांव की हैं वो गांव में क्यों नहीं हो सकती। हमने इसलिए स्वावलंबन इतनी छोटी चीज़ नहीं है, तो हमें सब सर्वांगीण तरीके से विचार करना पड़ेगा। जब आप समाज में कहते हैं कि गांव मजबूत होगा, मैं पंचायत को देश की सबसे सुंदर इकाई मानता हूँ। उसके पास रिकॉर्ड जितना ईमानदार हो सकता किसी और के पास नहीं हो सकता, कि वो पीढ़ियों से जानता है। नया आदमी आया उसको पता है, किसी के घर में मेहमान आया उसको अच्छी तरह से पता है। तो जितना बेहतर रिकॉर्ड पंचायत का हो सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड रूम नहीं है। कोई पंचायत झोले में चलती है, उसके बाद रिकॉर्ड रूम भी नहीं है, स्ट्रांग रूम नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे अहम बात होती है कि हम हमारे कार्यालय को ऐसा बनाएं जो आने वाली पीढ़ियों तक चले। अगर ये 3 मंजिल तक जा सकता है तो आपको ऊपर ही तो जाना पड़ेगा, ऊपर बना लीजिए। हम बात करें कि जब पंचायत भवन बनकर तैयार होंगे तो पंचायतों की दशा दिशा दोनों बदलेगी। साथ ही जो आप बात कह रहे हैं कि पंचायत जो है सबसे सुंदर इकाई है, तो वहाँ की सोच, हम विचार, हम तकनीक की बात करें, क्या उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। हमें, मैंने जो बताया ना कि जो गैप्स हैं उनको भरने होंगे। वो सुंदर इकाई भी है, वो सशक्त इकाई भी है, और आपको उसी को आदर्श इकाई मानना पड़ेगा। आपको अगर डेवलपमेंट का पैरामीटर कुछ तय करना है तो आपको किसी गांव में जाकर देखना होगा कि जहाँ सड़क पहुँच गई है, वहाँ पर बिजली है, पीने का पानी हर घर में है कि नहीं, हर घर पक्का है कि नहीं, मतलब उसके पास में सुव्यवस्थित एक मकान है कि नहीं है। यही चीज़ें तो आप देखोगे। अगर ये है और नशा मुक्त, लेकिन वो नशा करता है गांव, आप उसको क्या मानेंगे? सब कुछ होने के बाद अगर वहाँ पर नशा करने वाले लोग हैं, आप उस गांव को कैसे, क्या अंक देंगे? यदि वहाँ पर लोगों का काम सिर्फ झगड़ा करना ही है सब होने के बाद, आप उस गांव को कितना अंक देंगे? तो आज की और वहाँ पर हवा नहीं है, झाड़ पेड़ नहीं है, तो आप कितने अंक देंगे? अगर पाइपलाइन से पानी है लेकिन शुद्ध नहीं है, आप कितने अंक देंगे? तो चीज़ें, चुनौतियाँ बदलेंगी। हमारे समय में अलग मुद्दे थे, अब मुद्दे अलग हैं। हमारे समय धारा 370 थी, राम जन्मभूमि थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, अब तो सब है। तो अब तो मुद्दे बदल रहे हैं ना, तो पंचायतों को उस ढंग से विचार करना पड़ेगा। अब आप पंचायत में बैठोगे नहीं, ठेकेदार की तरह काम करोगे, ये नहीं हो सकता। देश बहुत आगे चला गया है। मट्टी खोदी, सड़क पर डाली, फिर गड्ढा भरने के लिए पैसा खर्च करना है, ये इस देश में अब नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि अब पंचायतों को बदलना पड़ेगा? मैं तो 1.5 साल में मैंने ये धारणा बनाने की कोशिश की है और मैं सफल हुआ हूँ, ऐसा मेरा मानना है। बाकी चीज़ों को आप लोगों को देखनी चाहिए। तो क्या ये हम किस हद तक सफल ये माने कि अभी जब एक मध्यम वर्गीय परिवार, जब वो आर्थिक रूप से सक्षम होता है कि चलो कहीं बसा जाए, वो शहर की ओर भागता है, तो क्या पंचायत ऐसी रहेंगी कि पंचायत का व्यक्ति सक्षम है, शहर की ओर नहीं देखेगा, बसना है, रहना है, स्थायी निवास बनाना है, पंचायतों में बनाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री सड़क योजना ने 50% पलायन रोक दिया था। जो 10-20 किलोमीटर दूर बच्चे को पढ़ाने के लिए कस्बों में जाते थे, वो तो बंद हो गया। बाद में हमारी सरकार ने, किसी ने साइकिल दी, स्कूटी दी, उसने पलायन को रोक दिया। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। एक सड़क ने बहुत सारे परिवर्तन दिए हैं, इसलिए ये बात आपको माननी ही पड़ेगी कि समय के साथ ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। और अभी उल्टी गंगा शुरू हो गई है। अब लोग फार्म हाउस में गांव में जाकर बनाकर वहाँ रहने के लिए तत्पर है। जो पुराने शहर थे, सघन आबादी में जिनकी बेशकीमती इमारतें थी, वो छोड़ कर बाहर जाकर किसी अच्छे मार्केट में या मॉल में जाकर अपनी दुकान लगाने के लिए तत्पर है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि आवागमन की कठिनाइयाँ हैं, पॉल्यूशन है, बाकी चीज़ें हैं, पार्किंग नहीं है। आपके पास गाड़ियों की संख्या बढ़ गई और आप पार्किंग का स्पेस नहीं है, तो संकट तो आपने अपने हाथ से पैदा किया है, क्योंकि आपने पहले से प्लान नहीं किया। इसलिए मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ कि आपको 50 साल आगे का सोचना होगा, तो रास्ता निकल जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर 20 साल पुराना कोई पौधा है, वृक्ष है, अगर मैं कहूँ कि पंचायत जियो टैगिंग कर ले, ये तो बिना खर्चे का काम नहीं है। अगर उनमें से अगले साल फिर वो कहेगा कि हमारे कितने वृक्ष पूरे बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उसमें कोई जुड़ा या घटा,
इतना ही तो देखना है ना। अगर कोई एक किसी ने काटा तो पंचनामा में ये तो लिखा जा सकता है कि ये वृक्ष अनावश्यक रूप से फला व्यक्तियों ने काट दिया, आप कोई दंड मत दो, लेकिन ये रिकॉर्ड आने वाले समय में काम आएगा। दस्तावेजीकरण पर जोर है। श्रम पे आते हैं। आप दिल्ली में रहते हुए भी आपने श्रम विभाग में कहें कि श्रम से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत काम किया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से श्रम देख रहे हैं। देश में, मध्य प्रदेश में मजदूरों की स्थिति की बात करें तो कैसे देखते हैं आप? एक आंकड़ा आया था और नेता प्रतिपक्ष ने उसको ट्वीट भी किया था, पर वो भूल गए कि उन्हें जो लिस्ट बताई उसमें मध्य प्रदेश सबसे नीचे था। तो शायद मृतकों की संख्या दुर्घटना में हमारे यहाँ 34 या 54 थी। मैं उनसे एक विनम्रतापूर्वक ये बात कहता हूँ कि हम जीरो टॉलरेंस की तरफ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन मौतों का आंकड़े पर तुलना करना अच्छी बात नहीं है। एक आदमी भी मरता है तो ये गलत है। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो लापरवाही से मरा, किसकी गलती से उसमें थी, फिर उस परिवार के प्रति हम सामाजिक सुरक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। वेलफेयर स्टेट का मतलब यही होता है, यदि कोई तकनीकी गलती से हुआ है तो उसको सुधरना भी चाहिए और जो दोषी है उनको दंडित भी होना चाहिए, लेकिन साथ में मृतक के परिवार के साथ भी आपको खड़ा होना होगा। श्रम की परिभाषा बड़ी साफ है। पहले ये लिटिगेशंस में उलझता था। मोदी जी ने जब 4 वॉल्यूम तय किए और बाकी सबको अलग किया कि भाई आपको वेलफेयर के लिए ये कानून है आपका, आप इससे दाएं बाएं नहीं जा सकते, सुरक्षा का ये पैरामीटर और कानून है, आप इसके भीतर चलेंगे, तो चीज़ें अब बिल्कुल तय हो गई है। क्योंकि अगर लिटिगेशन में जाएगा तो मजदूर को कभी फ़ायदा नहीं होता, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, बाकी लोग पेशी बढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करना होगा। दूसरा, जो लाभार्थी है उसमें भी मजदूरों को सेग्रीगेट करना होगा। जब मैं भारत सरकार में काम करता था तब भी मजदूरों के बीच में मैंने काम किया है। उदाहरण के लिए एक हम्माल है जो अनाज का बोरा ढोता है, वो भी हम्माल है, सीमेंट की बोरी धोता है, वो भी हम्माल है, पेस्टिसाइड की बोरी धोता है, वो भी हम्माल है, भूसा का बोरा ढोता है, वो भी हम्माल है। लेकिन इन सब के स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। हमने कभी उनको अलग अलग नहीं किया। दूसरा, मैंने उदाहरण दिया था कि एक आदमी बाल बना रहा है सड़क के किनारे, तो वो लेबर है। अगर वो सरकार से लोन लेके दुकान खोल ले तो वो ट्रेडर हो गया। हमने परिभाषित ही नहीं किया। बैंड बजाने वाले पूरे पीढ़ियों से, शताब्दियों से हमारे बीच में है, उनका मजदूरों की सूची में नाम ही नहीं है। तो जो लोग ट्रेडिशनल काम करते हैं, साल भर मेहनत करेंगे उस बात के लिए कि शादी या त्यौहार आएगा तब हम अपनी धुन बजाकर पैसा अपने मुताबिक कर लेंगे, उसका कहीं मजदूरी में नाम नहीं है। तो ऐसी विसंगतियों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। खाली ये नहीं कि कोई आया और आपने उसको कुछ पैसे दे दिए। तो संबल योजना को मैं अच्छी योजना मानता हूँ कि जहाँ तक भवन संनिर्माण में तो पैसा है, बोर्ड है, बाकी जगह पर भी है, लेकिन जो सामान्य मजदूर है वो कहाँ पर जाएगा, उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कौन देगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन कौन तय करेगा। तो ये काम हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में किए थे। तो जब मैं श्रम मंत्रालय में आया तो मुझे इन बातों का एहसास था कि मुझे इसको पूर्ति करनी होगी। तो अब हम उनको ही वो कर रहे हैं कि डुप्लीकेसी ना हो। संबल का किसी के पास कार्ड है लेकिन वो संनिर्माण मजदूर था, बाद में उसने वो काम छोड़ दिया, तो फिर ये बनवाने जाएगा नहीं, उसके पास संबल का कार्ड होगा या फिर उसके पास भवन संनिर्माण का होगा। लेकिन वो शिफ्ट हो सकता है कि भाई मैंने 90 दिन काम नहीं किया तो सूची से डिलीट हो जाऊंगा, वहाँ पर चला जाऊंगा। तकनीक हमेशा गरीब आदमी को मदद करती है। अच्छे काम करने वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो गड़बड़ करते हैं उनके लिए तकनीक सबसे बढ़िया बैरिकेड है और मुझे लगता है उसकी तरफ जाना चाहिए। आपने लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में वेज रिवीजन किया था मजदूरों का, अब क्या उम्मीद करें? हम टाइम पर ही करेंगे और अभी एक और हम बहुत जल्दी हम फैसला करेंगे कि जो मिनिमम वेज है अभी तक सरकार में लागू है, प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं है, तो उस शब्द को जोड़ने के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं और हम जल्दी फैसला करेंगे। मुझे लगता है कुछ काम हमें करने चाहिए। हो सकता है उसमें किसी को थोड़े बहुत तकलीफ होगी तो उनके बारे में उनको अलग से हमें एड्रेस करने की ज़रूरत पड़े तो करना चाहिए, लेकिन हमें सार्वजनिक हित को पहले रखना चाहिए। हो सकता है उसमें किसी लोगों को नुकसान भी हो तो उनको हमें भले सेपरेट एड्रेस करना पड़े, हम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जब बेस रिवीजन हुआ तो बीड़ी के उद्योगों ने कहा कि साहब जो नंबर 2 की बीड़ी आती है वो तो कुछ करते नहीं है, हमको लॉस हो जाएगा। हमने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन हम इसको वापस नहीं लेंगे। तो उस दबाव के बाद भी हमने उसको वापस नहीं लिया।
तो ये आपको करना पड़ेगा। गरीब आदमी जो श्रम करने वाला आदमी है उसके साथ शासन और प्रशासन को ईमानदारी के साथ खड़ा रहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हम किसी उद्योगपति के विरोधी नहीं है, हमारी विचारधारा कभी मजदूर में और मालिक में टकराव नहीं देखती है, इसलिए बीच की मध्यस्थता हमने की और हम सफल हुए। एक तस्वीर आती है कि जब भी जो श्रम कानून है संशोधन होगा तो विरोध की तस्वीर आ जाती है कि अभी तक तो ठीक था कानून, ये संशोधन कर दिया तो ये मजदूरों के खिलाफ हो गया, विरोध करते हैं तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं। ये कारण क्या रहता है? बिना पढ़ा, मतलब आपने पढ़ा नहीं है, कुछ चीज़ों पर मतभेद हो सकते हैं। तो मोदी जी ने कभी नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा कि विमर्श करना होगा। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आया भारत सरकार से कि हमें जो दुकानें हैं शॉप्स है इनकी रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दो और अब किसी से पूछो नहीं, जिसको मर्जी आए वो दुकान खोल सकता है। ये आया वहाँ से प्रस्ताव आया, मैंने वो कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप पैसा ना लो। और मैंने उदाहरण क्या दिया, मैंने ये कहा कि यदि कोई आपका मकान है और मैंने आपसे किराए से दुकान ली और मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ किराना की दुकान चलानी है और कल मैं वहाँ दारू बेचने लगा, बारूद बेचने लगा, घर के परिवार आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे यहाँ छापा पड़ा, अब मेरा तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं तो आपका किराएदार हूँ और मैंने छोड़ दिया कि ये मेरा नहीं है, मुकदमा किस पे बनेगा? मकान मालिक पर। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि दुकानें, आपको कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी, हिसाब रखना पड़ेगा। पूरे देश में लागू हुआ वो, गृह मंत्रालय ने भी माना कि ये बिल्कुल ठीक तरीका है, नगरीय विकास मंत्रालय ने भी माना कि जब आप कमर्शियल स्पेस की परिभाषा तय करेंगे तो कैसे करेंगे यदि आपको ये नहीं पता कि कमर्शियल एरिया है। तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं छोटी मोटी चीज़ों में टैक्स नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन में उलझाना नहीं है। जी हमारी चाहत है कि भाई किसी को लिखापढ़ी से दूर रखो यार, छोड़ दो, कोई व्यापार कर रहा है तो उसको क्यों पंजीयन की ज़रूरत है। ये दृष्टिकोण अच्छा है, लेकिन इस दृष्टिकोण से समस्याएं क्या पैदा होंगी ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप सरकार के काम करते हैं तो उसमें भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दे जोड़ ही देते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में चला, आप निकल पड़े, नदियाँ छोटी छोटी नदियों के उद्गम स्थल है, वहाँ से आपने जल एकत्रित किया और संघ प्रमुख पहुँचे, वहाँ पर भी आपने उनको भेंट किया था। ये किस तरह का अभियान था जो छोटी छोटी उद्गम स्थल है नदियों के, आपने जल एकत्रित किया, इस जल का आगे क्या करने वाले हैं? राकेश जी, एक बहुत मुझे करीब मेरे गुरुदेव ने पहली परिक्रमा के समय कहा था, तो जब संगम से निकलते थे तो वो कहते थे कि घूमो, प्रणाम करो और ऊपर चलो, कभी नदी के संगम पर से क्रॉस नहीं होने दिया। तो कभी 1 किलोमीटर कभी 2 किलोमीटर ऐसे घुमा के ऊपर जाते थे, फिर नीचे आते थे और वो संगम होता था बामुश्किल 50 मीटर 40 मीटर, उसके लिए हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे ऊपर से आके निकलते थे। पानी नहीं होता था उसमें, कम होता था, निकल सकते थे। एक बार सूखी नदी थी तो मैं निकल पड़ा, निकलने की कोशिश की, आवाज़ आई तो लगा गड़बड़ हो गई। उस दिन हमको 2 की जगह ज़्यादा किलोमीटर ऊपर जाना पड़ा, सज़ा मिली और लौट के वापस। उस दिन हम चिढ़ गए और रात में सेवा करते करते मैंने कहा कि सूखी नदी थी, उपवास था, निकल जाते। तो उन्होंने कहा कि जहाँ संगम होगा, चाहे वो स्त्री पुरुष का हो, चाहे नदियों का हो, चाहे पहाड़ों का हो, वहाँ पर जीवन की संभावना होती है और जहाँ उद्गम होगा वहाँ ऊर्जा होती है। हम सुना और लिखा पढ़ी करके भूल गए। जब मध्य प्रदेश में आए हो, जब जलगंगा अभियान शुरू हुआ तो मैंने कहा क्या तालाब देखने जाएगा मंत्री, क्या करेगा जलगंगा अभियान में? मैंने लिटरली मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब करना क्या है? तो बोले आपका विभाग है, आप ही को करना है। तब हमने कहा कि हम बेतवा का उद्गम, ये भोपाल के पास ही है, किसी को नहीं पता। तो मैंने कहा बेतवा के उद्गम पे जाएंगे, पौधे वौधे लगाएंगे। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने तय किया है। मैं गया था जब केंद्रीय मंत्री था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो वहीं पौधे लगाकर उसकी व्यवस्था बनाएंगे ताकि उस नदी का स्रोत बचा रहे। इस भाव से गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम भी चलेंगे, तो फिर व्यवस्था और बनी। फिर मुझे लगा कि बड़ी नदियाँ संकट में हैं, लेकिन छोटी नदियों पर अभी भी काम की गुंजाइश है। अगर आप उनको बारहमासी रखोगे तो बड़ी नदियाँ बारहमासी हो सकती है। हमारे यहाँ ग्लेशियर नहीं है, हम दोनों विंध्याचल और सतपुड़ा के पानी से नर्मदा को बहता हुआ देखते हैं, लेकिन पौधों की कटाई का सबको आकलन है। लेकिन अभी भी छोटी नदियाँ अगर बारहमासी रहेंगी तो ही बड़ी नदियाँ बारहमासी हो सकती हैं। इस नीयत से मैंने तय किया कि
छोटी नदियों के उद्गम पे जाके देखा जाए कि क्या स्थिति है। पहले साल में 32 नदियों पर गया, 27 सूखी मिली, कुल 5 या 6 ही मुझे यहाँ पानी की बूंद दिखी। बाद में फिर मैं दूसरे वर्ष में गया तो 108 पे पहुँचा। इस बार मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ और बाकी कारणों से मैं शुरू नहीं कर पाया, 2 नदियों पर ही गया हूँ अभी, तो 110 हो गई है। लेकिन वो फिर मेरे मन में मेरी बिटिया ने कहा कि जल तो सूख जाएगा, तो आप उसमें रेत डालो, वहाँ की मिट्टी डालो उद्गम की। अब मैंने एक नदी का जल 3 हिस्सों में रखा है, एक छोटी बाटल में, उससे बड़ी बाटल में और बड़ी बाटल में। मैं मानता हूँ मेरी पीढ़ी छोटी बाटल का उपयोग करेगी, आने वाली पीढ़ी उससे बड़ी वाली की, और ये जो बचा रहेगा ये साधनिक संपत्ति है। कभी किसी पीएच को वो देखना है, पीएच देखना है, उद्गम के वो तत्व कैसे है, किसी को रिसर्च करना है, उसके काम आएगा। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था, लेकिन मैं ही 30 साल बाद चेता। लेकिन मध्य प्रदेश आया तो मुझसे एक काम हो गया। बाद में पता चला कि नदियों के उद्गम पर तो कोई गया ही नहीं है, मैं पहला आदमी हूँ। तो प्रकृति निमित्त बनाती है, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने आगाह किया था, मैं नहीं जागा। मध्य प्रदेश आया है तो जग गया, तो इतना काम हो गया। इसमें मैं उन्हीं की कृपा मानता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ नदियों की बात नहीं है, बल्कि हम बुंदेलखंड के राजा वीरांगना राजा की बात करें तो उनको लेकर भी जो इतिहास के पन्नों तक अभी तक उचित स्थान नहीं मिल पाया है। भोपाल में सुना है बड़ा आयोजन होने जा रहा है, किस तरह का आयोजन है और उनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलन में भूमिका क्या रही थी? मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। देश के 75 साल हुए थे तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि वो शहीद जिनकी शहादत बड़ी है लेकिन उनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, ऐसे गुमनाम शहीदों को स्मरण करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 100 साल का एक स्पान बनाओ, तो सुझाव आए, बहुत सारे साहित्यिक मतलब इतिहासकार आए थे। किसी ने कहा कि 1857 से 1947 तो 90 साल होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि 1842 से 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, और मैंने कहा कि 1842 की जो क्रांति है वो 1857 की क्रांति से ज़्यादा लंबी चली है, जिसको बुंदेला विद्रोह कहा जाता है। वो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन किसी को उसका इतिहास नहीं पता था। लेकिन मैं दमोह का सांसद था, तो वहाँ इतने चिन्ह हैं उसके कि आप सागर की द्यूरी में जाइए, एक आम से 62 लोगों को फांसी दी गई, फसिया आम कहलाता है वो। आप हाँ दमोह में जाइए तो फसिया नाला है, 28 लोगों को फांसी दी गई, उसमें 6 महीने का बच्चा भी था। आप चंद्रशेखर आज़ाद की माँ की बात करिए तो वो रैली में पूरी ज़िंदगी रही। मतलब राजा किशोर सिंह और एक दीवान हुए हैं बालाकोट के, मतलब बिठूर के अलावा 2 बार अंग्रेज कहीं हारे हैं तो वो दमोह में हारे हैं। तो इतिहास तो आपके पास था, लेकिन आपने उसको पलट कर नहीं देखा। तो राजा हीरापुर को तो लोग आदिवासी राजा मानते थे, लेकिन उनका जन्म स्थान नहीं पता, लेकिन उनकी पुण्यतिथि 28 अप्रैल थी। तो उसी समय मुन्ना भैया ने एक उनका स्मारक तेजगढ़ के आकार का बनाया, मूर्ति लगाई। तो वो कार्यक्रम होते थे नरसिंहपुर जिले में केरपानी के माँ नर्मदा के तट पर। लेकिन इस बार मुन्ने जालम सिंह जी ने तय किया है कि उसका एक बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तर का 1842 की क्रांति का भोपाल में होगा। और उसमें आज जो गौंड राजा रहे हैं, एक ऐसा मदनपुर एक ऐसा राज्य था जिसके राजा के 22 परिवारजनों को मार दिया गया, उसका कोई वंशज नहीं बता। लेकिन दूसरा परिवार था, उनके बच्चे हुए, वो आएंगे उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आंदोलन को 1842 के आंदोलन के शहीदों को स्मरण किया जाए, उसका निमित्त राजा हृदय साय है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा, और आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि 1857 के पहले भी क्रांति हुई है, जिस बहुत लंबी चली है वो, लेकिन उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई। लेकिन बुंदेला विद्रोह के नाम पर इतिहास में दर्ज है वो सारी बातें। माँ नर्मदा की आप 2 बार परिक्रमा कर चुके हैं और पुस्तक भी आपने लिख डाली है, पुस्तक मैंने भी पढ़ी है। हमारी पुस्तक के सार की बात करें कि नर्मदा परिक्रमा का गीता सार क्या है, तो चंद शब्दों में क्या कहेंगे आप? शिवाजी से मैंने पूछा था कि नर्मदा क्या देगी या परिक्रमा क्या देगी, तो उन्होंने कहा था पूर्णता, परिपूर्णता और संपूर्णता। हम संतुष्ट हो जाएं, ये पूर्णता है। परिपूर्णता, हम बाकी लोगों को संतुष्ट कर दें, वो परिपूर्णता है। लेकिन सबको संतुष्ट करें, सबसे मतलब सिर्फ मनुष्य को नहीं, इसमें प्रकृति भी शामिल है। इस सामंजस्य का नाम ही संपूर्णता है। और मुझे लगता है कि हम वो सीखते हैं, और वो नर्मदा हमको ये सिखा देती है
कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मुझसे प्रश्न किया था वासी ने, कौन से नंबर के परिक्रमावासी हो। तो स्वाभाविक है कि ये कोई बता नहीं पाएगा, आगे भी लोग काम करेंगे, इसलिए मैं अकेला आदमी नहीं हूँ। ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी, मेरे आराध्य परम पूज्य वासी जी की वाणियाँ थी, उनको विस्तार दिया और वो छप गई। 30 साल उसको भी छपने में लगे, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। पुस्तक उनकी कृपा से, परिक्रमा उनकी कृपा से, जो मुझे मिला वो भी उनकी कृपा से। एक मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी नेता के नाते नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते नहीं, केंद्र के पूर्व मंत्री के नाते नहीं, एक सामाजिक नेता के तौर पर आप मध्य प्रदेश में क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश में क्या है, कैसे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, कैसे मध्य प्रदेश गढ़ा जा रहा है, कहीं कोई कमी है? मुझे लगता है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, सब कुछ होने के बाद भी हम वास्तव में हमको नंबर 1 पर होना चाहिए। हम सौहार्द में नंबर 1 पर हैं, सब वन संपदा में, जल संपदा में हम नदियों के मायका कहलाता है मध्य प्रदेश। इतनी नदियों का जल किसी के पास नहीं है। हमारा पानी नर्मदा बेसिन में जाता है, हमारा पानी गंगा बेसिन में जाता है, हमारा पानी गोदावरी बेसिन में जाता है, नर्मदा, तापी और माही सीधे जाके अरब सागर में मिलती हैं। इतना पानी देने वाला राज्य, अगर कहीं वहाँ किसी भी गांव से खबर आती है, आप ही कह रहे थे, ऐसा पानी नहीं मिलता, सोर्स नहीं है, ये हमारे प्रबंधन को चुनौती है और ये पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कमियां हैं और ये कमियां प्रबंधन की कमी है। उसमें गुनहगार कौन है, दोषी कौन है, आरोप प्रत्यारोप की बजाय जिम्मेदारी खुद स्वीकार करिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं देश का जल शक्ति मंत्री था, आज ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। अगर स्रोत सही नहीं पहचाना गया तो हम सब जवाब दें। आज जो चर्चा हुई है बड़ी पूर्णता की नहीं बल्कि कहें कि संपूर्णता की ओर आगे बढ़ें, उसको लेकर चर्चा हुई है। और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।